गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर आप पढ़ रहे हैं लैंगिक दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय। प्रशिक्षणार्थियों, अभी आपको मैंने शाब्दिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार पढ़ाया और शाब्दिक एवं भाषाई दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय। प्रशिक्षणार्थियों, आपने देखा महिलाओं को आते जाते, महिलाओं को स्कूल कॉलेज में, महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर, महिलाओं को अपने ऑफिस में भाषाई या शाब्दिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे वो खून का घूंट पीकर शांत हो जाती हैं, चुप रह जाती हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ती हैं। उनको बड़ी कुंठा होती है और वो खून का घूंट पीकर चुप हो जाती हैं, क्योंकि समाज ने उनको दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहारों में सबसे अधिक जो दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है वो दुर्व्यवहार है भाषाई दुर्व्यवहार या शाब्दिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी स्थिति में उन बालिकाओं को जो स्कूल कॉलेज में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है शाब्दिक, वो स्कूल छोड़ देती हैं। उन सार्वजनिक स्थानों पर, उन ऑफिस में जहां उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने से डरती हैं। और तो और उनके पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है भाषाई और शाब्दिक, वो पास पड़ोस में जाने से डरती हैं। उनके चरित्र पर लेकर उनको संदेह किया जाता है और चारित्रिक टिप्पणियां की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं खून का घूंट पीकर ही चुप हो जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि महिलाओं को सबसे अधिक इसी कष्ट का सामना करना पड़ता है और वो कष्ट है भाषाई दुर्व्यवहार का होना। विद्यालय छोड़ देती हैं, सार्वजनिक स्थल पर आने जाने से डरती हैं, पास पड़ोस में जाने से डरती हैं। तो उससे बचने के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ उपाय हैं जो मैं आपके सामने आपको समझा रहा हूं। नंबर 1, मुझे यहाँ ईसा मसीह की एक बात याद आती है। ईसा मसीह ने, उन्हीं का एक विचार है, उन्हीं का एक संवाद है, उन्हीं के ये अनमोल विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ईसा मसीह ने कहा कि दूसरों के साथ आप वो ही व्यवहार करें जो आप अपने साथ किए जाना पसंद या नापसंद करते हैं। देख लीजिए, दूसरों के साथ आपको वही व्यवहार करना है जो आप अपने साथ किए जाना पसंद करते हो। दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जो आप अपने साथ किए जाना नापसंद करते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको पसंद का और नापसंद का ख्याल रखना है, क्योंकि जो आपको पसंद है हो सकता है सामने वाला नापसंद करता हो। तो आप पसंद का और नापसंद का ख्याल करें। यहाँ ईसा मसीह की ये बात उन परिवारीजनों के लिए, उन स्कूल और कॉलेज में और उन सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के संग होने वाले उस दुर्व्यवहार को लेकर की गई ये टिप्पणी है कि हमको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जो हम अपने साथ किए जाना और पसंद और नापसंद करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यवहार आज आप दूसरों की महिलाओं के साथ, दूसरों की बहन बेटियों के साथ या उन स्त्रियों के साथ कर रहे हो,
उनसे भाषाई दुर्व्यवहार, उन पर लिंगीय टिप्पणियां करना, उन पर छीटाकसी करना, द्विअर्थी संवाद बोलना, द्विअर्थी गीत गाना, गाली गलौज से पेश आना, ये व्यवहार आप इन महिलाओं के साथ, इन बेटियों के साथ, इन बालिकाओं के साथ कर रहे हो। काश यही व्यवहार आपकी बेटियों के साथ, आपके घर की महिलाओं के साथ किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? मिस्टर यू, मैं आपसे कह रहा हूं, आज जो आप महिलाओं को गाली गलौज से बात कर रहे हो, आज जो आप महिलाओं से बुरे व्यवहार से पेश आ रहे हो, उन पर टिप्पणियां कर रहे हो, तो यही व्यवहार अगर आपकी बहन बेटियों के साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वो कभी भी दूसरे की बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो पहला बचाव का उपाय ईसा मसीह का है, जो उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने साथ किए जाना पसंद या नापसंद करते हो। तो आप दूसरों की बहन बेटियों के लिए गाली गलौज कर रहे हो, कल आपकी बहन बेटियों को कोई गाली गलौज देगा तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रशिक्षणार्थियों, हमको सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं बालिकाओं के साथ, हम जो व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो हमारा व्यवहार सद्व्यवहार होना चाहिए। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम व्यवहार करेंगे। निश्चित रूप से दूसरी महिलाओं के साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो अनायास ही महिलाओं पर गाली गलौज करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक, अनावश्यक रूप से या सडन किसी के मुंह से महिलाओं के लिए गाली गलौज निकल गई है, द्विअर्थी गीत, द्विअर्थी गीत या कोई भी बात जो महिला के लिए कही गई है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके मुख से अचानक कोई बात निकल गई है महिला को लेकर, उनके ऊपर शाब्दिक दुर्व्यवहार हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग करने के लिए महिलाएं अगर ऐसे टीका टिप्पणी करने वाले, महिलाओं के संग भाषाई दुर्व्यवहार करने वाले उन व्यक्तियों का वो महिलाएं विरोध करें और उनकी गाली का, उनके शाब्दिक दुर्व्यवहार का, उनकी भाषाई टिप्पणी का वो हिस्सा ना बने। अगर कोई उनसे मर्यादित भाषा में बात करता है, उनको ऊपर लिंगीय टिप्पणियां करता है, उनके चरित्र को लेकर टिप्पणियां करता है, द्विअर्थी संवाद या द्विअर्थी शब्दों में बात करता है, उनके सामने द्विअर्थी गीत गाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो ऐसे व्यक्ति का विरोध करें और उसकी गाली गलौज का हिस्सा न बने, अर्थात बर्दाश्त न करें, उसका विरोध करें, डटकर सामना करें, उसको टोकें, उसको रोकें, लोगों की सहायता लें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। निश्चित रूप से जिस दिन महिलाएं उठ खड़ी हुई, उनके खिलाफ होने वाले इस दुर्व्यवहार को रोकने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए कानून को कठोर बनाना है, कानून के और उनके नियमों का पालन करना होगा और हम महिलाओं को लैंगिक दुर्व्यवहार से या भाषाई दुर्व्यवहार से
उनको बचा सकते हैं। हमको महिलाओं को, बालिकाओं को कोई भी रास्ते में ऐरा गैरा, नत्थू खैरा उनके ऊपर टीका टिप्पणियां कर देता है। ऐसी स्थिति में बालिकाएं, महिलाएं उन व्यक्तियों की बातों को जो उसने की हैं उनका बखान नहीं करती, वो घर आकर नहीं बताती। तो पेरेंट्स, गार्जियंस को, परिवारजनों को उनके साथ क्या अमर्यादित व्यवहार हो रहा है इसकी क्या खबर लगेगी। उनको कोई ख्वाब थोड़ी आ रहे हैं कि वो सपने वहीं से ढूंढ लेंगे कि उनकी बेटियों को ये व्यक्ति छेड़ रहे हैं, ये उनके ऊपर भाषाई टिप्पणियां करते हैं, उनके ऑफिस में ऐसे द्व्यर्थी संवाद बोले जाते हैं, उनके कॉलेज में ऐसे द्व्यर्थी शब्दावली में बात की जाती है, तो वो भी आपके साथ में ये भाषाई दुर्व्यवहार हो रहा है। उस दुर्व्यवहार के बारे में आप घर आकर अपने अभिभावकों को आवश्यक रूप से उस पर बातचीत करें, घर आकर बताएं। वो बताएंगी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं पहले कि थाना और महिला आयोगों का कहना है कि हमारे पास 95 मुकदमों की 95 शोषण की शिकायतें नहीं आती, 95% महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें नहीं आती। महिलाएं थाने से और महिला आयोग में जाने से डरती हैं। तो जब शिकायतें नहीं आएंगी तो वो कार्रवाई किसके विरोध में करेंगे, इंसाफ कैसे मिलेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। तो महिलाओं को उनका नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो ऐसे व्यक्ति जो उनके साथ में ये लिंगीय टिप्पणियां कर रहे हैं, भाषाई दुर्व्यवहार कर रहे हैं और द्व्यर्थी संवाद बोल रहे हैं, द्व्यर्थी गीत गा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की वो घर आकर शिकायत करें, बताएं। सरकार को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस सादा वर्दी में और पुलिस की वर्दी में, दोनों ही रूपों में बिठानी पड़ेगी। सादा वर्दी में उन ऐसी टीका टिप्पणी करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा और पुलिस की वर्दी हुई तो वो खौफ को देखते हुए, पुलिस के डर को देखते हुए महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणियां या भाषाई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में एक उपाय ये भी है कि रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थान, चाहे वो पार्क हो जहाँ लोग बैठते हैं, कोई भी सार्वजनिक स्थल, बाजार हो, कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ महिलाओं का आना जाना है, वहाँ पुलिस को वर्दी में भी बिठाया जाए और सादा वर्दी में भी बिठाया जाए। जैसे मैंने दोनों रास्ते बताए कि वर्दी को देखकर ऐसे कुप्रवृत्ति के लोग आएंगे ही नहीं और सादा वर्दी में हुआ तो वो पकड़े जाएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये भाषाई दुर्व्यवहार को रोकने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार, समाज, विद्यालय का कड़ा रूख। जब तक हमारा परिवार, जब तक हमारा समाज, जब तक हमारे स्कूल, जब तक हमारे कॉलेज ये कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, ये विरोध नहीं करेंगे, जब तक इनको कड़े कठोर नियम नहीं बनाएंगे, ऐसी टीका टिप्पणी करने वालों के विरोध में जो लिखित रूप में भी लिख देते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर, स्कूल कॉलेज की दीवारों पर लिख देते हैं गंदी बातें, गंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं महिलाओं को लेकर, तो उन व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे असामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को सबक सिखाने के लिए स्कूल, कॉलेज, परिवार, विद्यालय और समाज कुछ कठोर नियम बनाने होंगे। जब परिवार में गाली गलौज से बातचीत करने पर टोका जाएगा, रोका जाएगा, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। समाज में गाली गलौज करने वालों को, समाज में महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों को,
जब रोका जाएगा, टोका जाएगा तो सुधार होगा। स्कूल कॉलेज में दरों दीवार पर लिखने वाले विद्यार्थियों को पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, कठोर उनको कानून का पालन कराया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, विद्यालय से निकाला जाए, ऐसे कठोर नियम बनाए जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक स्थानों पर और स्कूल कॉलेज में और परिवार में जब ये परिवर्तन आ जाएगा, ऐसे कठोर नियम बन जाएंगे जिनका वो स्वयं परिवारीजन, समाज के लोग और स्कूल कॉलेज पालन करते हैं, तो वो ऐसे अराजक तत्वों से, असामाजिक तत्वों से पालन करवाएंगे। और मैं समझता हूँ महिलाओं के संग होने वाले शाब्दिक और भाषाई दुर्व्यवहार को रोका जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, इन परिवार की, समाज की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी। अगले बिंदु है बचपन से ही बालकों को टोकना। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, ख़ासतौर से आप देखते हैं कि हम जब बचपन में बालक घर में जन्म लेता है तो आप देखते हैं कि अगर लड़का है तो उसका लालन पालन बड़े लाड़ और प्यार से होता है, लड़की है तो उसको, उसके लालन पालन को बहिष्कार के रूप में ऐसी जिंदगी उसको गुजारनी पड़ती है। प्रशिक्षणार्थियों, लड़के के 100 अपराधों को, 100 गुनाहों को, उसके 100 पापों पर माँ बाप के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा पर्दा डाल दिया जाता है। बेटी की गलती ना है, फिर भी उसके वस्त्रों को लेकर टीका टिप्पणियाँ, उसके घूमने फिरने को लेकर टीका टिप्पणियाँ, उसके चलने फिरने को लेकर टीका टिप्पणियाँ, उसके बोलने करने को लेकर टीका टिप्पणियाँ, और ऐसी स्थिति में उसकी गलती ना होने पर भी उसी को गलत ठहराया जाता है, उसी को दूसरे का अपराध उसके सिर मढ़ दिया जाता है। आपने कपड़े गलत पहन रखे थे, आप घर से बाहर क्यों गई, आपकी गलती थी, आपने लड़के को मुंह क्यों लगाया, आपने उससे बातचीत क्यों की। ऐसे इल्जामात उस लड़के के अपराध उस बालिका के सिर पर मढ़ दिए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, और बेटा जो वंश चलाने वाला है, बेटा जो माँ बाप को जन्नत में ले जाने वाला है, बेटा जो स्वर्ग की सीढ़ी का काम करेगा, बेटा परिवार का पालन पोषण करने वाला है, तो उसके 100 खून माफ कर दिए जाते हैं, उसके 100 पापों पर पर्दा डाल दिया जाता है। बालिका ने पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पापी बनाया जा रहा है। बालक बचपन में छोटी उम्र का है और वो तोतली आवाज में जब गालियां बकता है तो उसकी दादी जान बड़ी प्रसन्न होती हैं, उसके दादाजी, उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, उसकी बुआ बड़ी खुश होती है, उसके परिवारजन, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। तोतली जुबान में आज वो गाली अच्छी लग रही है, लेकिन कल वो गाली उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, कल वो उसकी दिनचर्या में आ जाएगी। उस गाली को जब वो दूसरों लोगों के सामने बकेगा, तब आपको एहसास होगा कि आपने ये कौन सा जाम पिलाया था। बच्चे की गुट्टी में आपने गालियां उसको सिखाई हैं, तो वो जब बड़ा होता है तो महिलाओं को पैर की जूती और महिलाओं के लिए वो हीन और खुद को श्रेष्ठ मानता है और महिलाओं का शोषण करता है। गाली के माध्यम से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भाषाई टिप्पणियां की जाती हैं, भाषाई दुर्व्यवहार किया जाता है, दो अर्थी संवाद किए जाते हैं, उसको देखकर दो अर्थी गीत गाए जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों, ये बीज किसने बोए थे? ये बीज उसके अपने लोगों ने बोए थे। ये बीज जो बोए हैं उसके परिवारजनों के द्वारा बोए गए हैं। उसके बचपन में उसको टोक दिया गया होता तो ये सुल्तान डाकू नहीं बनता। सुल्ताना डाकू का किस्सा सुना देता हूं। पड़ोस में गया और एक दिन अंडा चोरी कर ले आया। मां का लाडला था, मां ने अंडे का आमलेट बनाकर खिला दिया।
थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 2 अंडे लाने लगा। माँ ने दोनों अंडे के आमलेट बना दिए। थोड़ा और दिल गुर्दे बड़े हुए, झिझक खुल गई, आजादी मिल गई, क्योंकि माँ ने परमिशन दे रखी है। माँ ने क्या किया, मुर्गी चुरा लाया। माँ ने मुर्गी हलाल करके खिला दी। मुर्गी चुराने से पार नहीं पड़ी, मुर्गा चुरा लाया। मुर्गा चुराने से पार नहीं पड़ी, बकरा चुरा लाया। बकरा चुराने से पार नहीं पड़ी, लोगों के घर में बड़े चोरी करने लगा। उस गहनों चांदी से भी पार नहीं पड़ी तो डकैतियां डालने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो उस शहर का, उस जगह का नामी ग्रामी और कुख्यात दस्यु बन गया, डाकू बन गया। एक दिन पकड़ा जाता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस पकड़ कर ले आती है। और जब न्यायालय की शरण में जाते हैं तो न्यायालय उसको दोषी ठहराती है और सजाए मौत उसको दी जाती है। और मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। बुलाया गया और सुल्ताना डाकू की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मेरी माँ से मिलवा दो। माँ को बुलाया गया, पास में आया और माँ के कान को चबाकर खा गया। ये प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए, ये प्रेरणा है उन माताओं के लिए जिसने बालक को उस चोरी के अंडे को आमलेट बनाकर खिलाया। उसने कहा माँ, अम्मी जान, अगर आप पहले वनडे के मैच में रोक देती, 2020 में रोक देती तो मैं ये वनडे मैच में अगर टोका होता तो मैं टेस्ट नहीं खेलता। आपने मुझे उस बुरी बात से टोका नहीं, रोका नहीं, इसलिए मेरी चोरी से मैंने डकैती की और आज मैं पकड़ा गया हूं, आज मैं मर रहा हूं। लेकिन मैं उन दुनिया की तमाम महिलाओं को शिक्षा देना चाहता हूं कि वो ये प्रेरणा ले लें कि अपने बालकों को गलत शिक्षा नहीं प्रदान की जानी चाहिए। तो आपको भी ये प्रेरणा लेनी है कि हमको बचपन से बालकों को गाली बकने पर टोकना है, जिससे कि वो बड़ा होकर महिलाओं के संग अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां ना करे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि सुल्ताना डाकू की इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप को, परिवारीजनों को, बालकों को बचपन से ही टोक कर रखना चाहिए। उनके गाली बकने पर उनको ये समझना चाहिए कि ये गाली बकना गंदी बात है। उस बच्चे का गाली बकना गंदी बात है। जब परिवार के लोग, समाज के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग इन गालियों को हे दृष्टि से देखेंगे तो आने वाले वक्त में इन महिलाओं के संग जो भाषाई दुर्व्यवहार किया जाता है, महिलाओं के संग जो शाब्दिक दुर्व्यवहार किया जाता है, इसको रोका जा सकेगा। और इसको रोकने में, इससे बचने में हमको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे टीवी, इंटरनेट, रेडियो और आपके सिनेमा, इसमें आप देखते हैं द्विअर्थी गीत सिनेमा में गाए जाते हैं, द्विअर्थी गीत सिनेमा में लिखे जाते हैं। चाहे वो चोली का गीत हो या कोई भी हो, आप सब कुछ जानते हैं, ऐसे द्विअर्थी गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे गीतों पर और इंटरनेट पर जो अशोभनीय भाषाएं, इंटरनेट पर जो अमर्यादित भाषाएं हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। कभी कभी टीवी पर आपने देखा होगा कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा भी ऐसा बोला जाता है, महिलाओं को अमर्यादित भाषा में टीका टिप्पणी की जाती है कि मैं बिहार के रोडों को ऐसा बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी जी के गाल। ये माननीय लालू जी का डायलॉग है कि मुझे वोट दीजिए। अभी अभी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने इमरती देवी, जो उन्हीं की विधायक हुआ करती थी, उन्हीं के लिए जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो कहीं से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको लेकर टिप्पणी की और इमरती देवी जी के लिए माननीय कमलनाथ जी ने कह दिया आइटम नंबर। महिला को साथ में आइटम वगैरह के शब्दों का प्रयोग करना ये अमर्यादित भाषा है, जिसकी काफ़ी टीवी पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं में आलोचना की गई। लेकिन कमलनाथ जी इस बात पर रुके रहे कि ये संसद की भाषा है, कि संसद की और विधानसभा की भाषा है, उसमें आइटम ही पेश किए जाते हैं कि ये आइटम नंबर, ये आइटम नंबर 2, ऐसे उन्होंने अपनी बात को ऐसे पूरा कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि सिनेमा में, टीवी पर, इंटरनेट पर अशोभनीय भाषाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए। तब जाकर हम लैंगिक दुर्व्यवहार को या भाषाई दुर्व्यवहार को रोक सकने में कामयाब हो पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के लिए प्रशासन की संवेदना भी होनी चाहिए और सहायता भी मिलनी चाहिए। अभी जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि प्रशासन महिलाओं के संग होने वाले इस दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बने और उनकी सहायता भी करे। महिला हेल्प नंबर या महिलाओं के थाने के नंबर, पुलिस सहायता के थानों के नंबर वो सार्वजनिक स्थानों पर होने चाहिए, जिससे वो तुरंत सहायता पा सकें और अपराधियों को पकड़वा सकें। महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जब संविधान ने प्रदान कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये समानता और स्वतंत्रता क्यों नहीं? तो महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों से अवगत कराया जाए कि उनके लिए कोई दोयम दर्जा नहीं है, वो पुरुष के समान ही हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो भी स्वतंत्र हैं। प्रशिक्षणार्थियों, समाज का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इन अमर्यादित भाषा को या महिलाओं के संग होने वाले भाषाई दुर्व्यवहार को नहीं रोक सकते। हमारे समाज के लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उन लोगों की काउंसलिंग की जाए और घर पर आकर वो महिलाएं बात करें और समाज और परिवारिक जन उनका सहयोग करें। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के कोर्स कराने होंगे, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, उनको स्वरक्षा के ये प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। महिलाओं के लिए अगर वो सेल्फ डिफेंस के कोर्स करती हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हैं, तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं इसका विरोध भी करेंगी, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगी। जब उनको स्वरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा, तो वो ऐसी स्थिति में ऐसे अराजक तत्वों का डटकर मुकाबला कर सकेंगी। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है ये पास पड़ोस का वातावरण। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हम अपने पास पड़ोसियों का वातावरण सकारात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक आप देखते हैं महिलाओं के संग ये भाषाई दुर्व्यवहार होता रहेगा। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग जो भाषाई दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें हमारे पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे पास पड़ोस में जो वातावरण का निर्माण कर रखा है, ख़ासतौर से आप कुछ समाज विशेष को ले सकते हैं या कुछ अशिक्षित लोगों की बस्तियों को ले सकते हैं। वहाँ गाली गलौज से ही पेश आते हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाहे वो समाजों पर टिप्पणियाँ ना करूं, लेकिन पास पड़ोस में आपको ऐसा वातावरण देखने को, सुनने को मिल जाता है जहाँ गाली गलौज से ही बातचीत की जाती हैं, और छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के हों, वो सब लोग आपस में जो बातचीत करते हैं गाली गलौज से ही बातचीत करते हैं। जब तक हम पास पड़ोस के वातावरण को सकारात्मक नहीं बनाएंगे, वातावरण को स्वस्थ नहीं बनाएंगे, तब तक ये बीमारियां चलती रहेंगी। तो हमको एक ऐसे स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है अपने पास पड़ोस में, जिसमें नैतिकता को, धर्म को सम्मान हो और सामाजिकता के गुण समाहित हों। उन नैतिकता से और धर्म से व्यक्ति के व्यक्तित्व को नियंत्रित किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो नैतिकता और धर्म के अनुसार चलेंगे, तो मैं समझता हूँ उनका जो व्यवहार होगा वो नियंत्रित होगा और संतुलित होगा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ होने वाले शाब्दिक और भाषाई दुर्व्यवहार को हम रोक सकने में कामयाब होंगे, क्योंकि पास पड़ोस के वातावरण का, उनके समाजीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
महिलाओं के ऊपर पड़ता है। जैसे पास पड़ोस में महिलाएं रहती हैं, उनकी समाजीकरण उसी प्रकार का होता है। वो गाली गलौच वाला माहौल, वो भाषाई अभद्रता वाला माहौल जब वो देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो उनके संग व्यवहार करते हैं, भाषाई टिप्पणियाँ, तो फिर वो उसी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ती रहती हैं और उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता रहता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, हमको नियंत्रित करना है पास पड़ोस के वातावरण को, हमको संतुलित करना है पास पड़ोस के वातावरण को, हमको स्वस्थ करना है पास पड़ोस के वातावरण को। हम अगर पास पड़ोस के वातावरण को नियंत्रित और संतुलित और स्वस्थ कर लेंगे, तो हम महिलाओं के संग होने वाले इस भाषाई दुर्व्यवहार को, शाब्दिक दुर्व्यवहार को रोक सकने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये भाषाई दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जो मैंने आपको ये मंत्र दिए हैं, प्रशिक्षणार्थियों, इन मंत्रों को अमल में लाने की आवश्यकता है, इन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है और इन उपायों को अपनाइए और आप महिलाओं के संग होने वाले इस शाब्दिक और भाषाई दुर्व्यवहार को बचने का पूरा आपको रास्ता मिल जाएगा। तो भाषाई दुर्व्यवहार से बचने के ये उपाय आपको मैंने सुझाए, मैं समझता हूँ आपके समझ में ज़रूर आ गए होंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना और समझा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा पाठ आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।